गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। रूम तो हो गया पूरा, फिनिश कर दो क्या? आज यहाँ पर उपस्थित जो माहौल है, मुझे मालूम है ये ऐतिहासिक है, और आप में जो जोश भरा हुआ है उसी का ये नतीजा है। आज बहुत ही भाग्य का दिवस है। आज हमारे साथ जो हस्ती जुड़ी हुई है वो देखते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित है आदरणीय दिगंबर दलवी साहब, जो डीवीटी मुंबई महाराष्ट्र राज्य के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ यहाँ पर जो बैठे हैं आदरणीय नितिन निकम साहब, जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। नाम लेते हुए मुझे वो बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। उनके साथ हमारे आदरणीय प्राचार्य जी हैं और हमारी कोर कमेटी, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और उनके साथ यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थी, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, टेक्निकल टीम, फोटोग्राफर्स, इन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
आज एक स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे. अनेक दिवसांची मेहनत, अथक मेहनत, सतत होणारं मार्गदर्शन, सहकार्य यांचं आज एक चीज झालेलं दिसतं या ठिकाणी. बहुत अच्छी तरह से मेहनत की हर एक स्टूडेंट ने, हर एक स्टाफ ने, और उनके पीछे होता तो वरदहस्त आमच्या प्राचार्यांचा होता. और आज जो माहौल है, हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, या जो यहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं 3 दिन का टेक्निकल फेस्टिवल 2022, 3 दिन का रहेगा ये. और ITI के हिस्ट्री में, ITIच्या इतिहासात मला वाटतं हे प्रथमच घडतं आहे. पूरे महाराष्ट्र की मैं अगर बात कहूँ तो मी अजूनपर्यंत ऐकलं नाही आहे की 3 दिवसांचा टेक फेस्ट झालेला आहे. IIT मध्ये होत असतो, IIT में ऐसे टेक फेस्ट मनाए जाते हैं. लेकिन गर्व की बात है कि ITI के स्टूडेंट्स ने अपना दिमाग लगाकर जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो बनाए हैं, उसका प्रदर्शन आज से 3 दिन तक होने वाला है, 25, 26 और 27 जून. मैं बताना चाहूँगा कि 3 दिनों में प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन तो होने ही वाला है. उसके साथ बाहर की जो पब्लिक यहाँ पर आने वाले हैं, स्थानिक पब्लिक सुद्धा या ठिकाणी येणार आहे, तो उनके लिए फूड स्टॉल भी रखे हैं, फूड फेस्टिवल भी है. उसके साथ कुछ ज्ञान मिले ऐसे कुछ गेम भी यहाँ पर रखे हुए हैं. तो पूरी तरह से एंटरटेन से भरपूर ऐसा ये 3 दिन होंगे हमारे. और उसके बाद लास्ट डे जो होगा, आखिरी दिन में प्रोजेक्ट्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. उसमें 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं. NSC, नेहरू साइंस सेंटर, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट ने जो विजिट की थी उनके भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है. लैब के प्रोजेक्ट होंगे. और उसके बाद टीम करके भी है. ऐसे 3 टाइप के अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. बहुत ही इनोवेटिव हमने सर्वे किया था कल और परसों, तो देखकर पता चला कि अगर कोई एक बार देखे तो वो बार बार देखने को आएगा. इतने अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पर बने हुए हैं. बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है हमारे बच्चों पर, हमारे स्टाफ पर. ये हमारा प्रोग्राम है और इन 3 दिनों में सारे स्टूडेंट मौजूद रहेंगे. आज मुझे बताने में सच में खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं, उनकी जो जर्नी है पूरी तरह से मुझे मालूम है, लेकिन जहाँ तक मालूम है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने करियर की शुरुआत की थी एज अ प्रिंसिपल. अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, उनकी जो गुणवत्ता है उससे वो आज पूरे महाराष्ट्र के DBT के डायरेक्टर बन चुके हैं. मेरा और एक भाग्य है कि उनको मैंने सुना है. लास्ट ईयर जब हम नंबर 1 ITI जो हमें मिला था, उसका प्राइज लेने के लिए गए थे, ट्रॉफी लेने के लिए, तो वहाँ पर उनका भाषण मैंने सुना. पूरी तरह से अभ्यासपूर्ण भाषण था उनका, ज्ञान पूरी तरह से है. और ऐसी महान शक्ति महाराष्ट्र के हर एक ITI को हमेशा मार्गदर्शन कर रहे हैं. अनेक उपक्रम उन्होंने लाए हैं ITI में, जैसे कि मैंने कहा कि उत्कृष्ट ITI, और ITI की गुणवत्ता दर्जा बढ़ाने के लिए वो हर तरीके से प्रयत्नशील है. और उसी का नतीजा है कि आज के ITI में क्वालिटी आ गई. मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सर को और अभिनंदन भी करूंगा कि आपकी वजह से ITI को एक अलग पहचान मिल रही है. लोगों में फेमस हो रही है ITI में हम हमारा करियर कर सकते हैं. ये विश्वास हर एक स्टूडेंट में लाने का काम इन्होंने किया.
उनको सपोर्ट कर रहे हमारे आदरणीय नितिन निगम सर जी। उनका भी बहुत बड़ा योगदान ITI की ग्रोथ में है। ऐसे जबरदस्त शख्स को ऑनर करना ये बहुत ही सम्मान की बात है हमारे लिए। मैं हमारे आदरणीय प्राचार्य जी फिरोज शेख सर को कहूँगा कि आप मोमेंटम देके हमारे चीफ गेस्ट का सत्कार करें। दिगंबर साहब, हम आपको बताना चाहते कि हम पेड़ों को तोड़कर वगैरह कुछ देने वाले नहीं हैं आपको, पुष्पगुच्छ वगैरह, बुके वगैरह, तो पूरा पेड़ ही आपके लिए है। ये हमारी पहचान है, हम नेचर का ख्याल रखते हैं। जोरदार तालियां। और हमारे दूसरे गेस्ट आदरणीय नितिन निगम सर का भी सम्मान करने के लिए मैं हमारे प्राचार्य जी को विनती करूंगा। और ऑफिस में जान जाओ, और भी एक बड़ी हस्ती यहाँ पर आने वाली थी, ऑफिस में रख दो। लेकिन कुछ कारणवश बहुत ही इम्पोर्टेंट उनको काम आ गया, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं लेकिन उनका नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय योगेश पाटिल सर, जो जॉइंट डायरेक्टर है DVM के। फिर हम हमेशा कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं अलग, जो कि हमारा मैनेजमेंट जो है ये चाहता है कि यहाँ पर आया हुआ स्टूडेंट जो है पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ से निकले, ताकि इस कंपटीशन के युग में उसको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आपने देखा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब, हमारे मैथमेटिक्स लैब है, उसके साथ जिम भी है, इनोवेटिव लैब है। ये ऐसे लैब के जरिए, और हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कंप्यूटर कोर्स भी हम हमारे स्टूडेंट्स को फ्री में दे रहे हैं। कुछ ना कुछ अलग करना हम लोग चाहते हैं। तो इसी में हमारे ITI में पहली बार हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने, हमने कुछ इंजीनियर्स अपॉइंट किए हैं, ताकि ये जो सामने जो बैठा हुआ क्राउड है, ये बच्चे हैं हमारे, आगे चलकर कोई इंजीनियरिंग में जाने वाला, तो उनको वहाँ पर कुछ दिक्कत ना आए, इसलिए भी हम प्रयत्नशील हैं। जैसे कि हम फंडामेंटल कोर्स वगैरह उनके लिए चलाते हैं। तो ITI के इतिहास में पहली बार हमने एक स्टडी मटेरियल बनाया है, जो कि विद्यार्थियों को दोनों साल में काम आने वाला है और आगे चलकर भी जिंदगी में काम आ सकता है। ऐसे वर्कशॉप कैलकुलेशन का हमने हैंडबुक बनाया है हमारे 2 इंजीनियर्स हैं, बड़ी मेहनत के साथ, और इसमें मैथमेटिक्स और साइंस के फॉर्मूला है, जो कि विद्यार्थियों को आगे चलकर काम आएंगे और ITI के जीवन में भी उनका काम आने वाला है। तो उसको हम यहाँ पर रिलीज करेंगे, उसका पब्लिकेशन हम यहाँ पर करना चाहते हैं आप दोनों के शुभ हाथों से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो किताबें यहाँ पर लाई जाए, और मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ हमारे 2 इंजीनियर्स हैं, रिस्पेक्टेड इरफान सौदागर जी और रिस्पेक्टेड अब्दुल कादिर, यहाँ पर स्टेज पर आए प्लीज। मेहनत करके ये बनाया है। दिया जाएगा, उनको मिलने वाला है, ताकि आप तरक्की करें, यही हमारी सोच है।
आपकी तरक्की अच्छी हो, ITI में ITI का नाम भी बड़ा हो, इसलिए अलग अलग उपक्रम हम यहाँ पर करते हैं. साहेब, आमच्याकडे मुलांना त्यांचं अटेंडन्स चांगलं वाढावं याच्यासाठी सुद्धा आम्ही एक उपक्रम राबवलेला आहे या ठिकाणी की प्रत्येक ट्रेडमध्ये ज्या ट्रेडच्या विद्यार्थ्यांचं 100% 100% उपस्थिती असेल तर त्या ट्रेडला आम्ही दर दिवशी एक स्टार देत असतो. आणि ज्या महिन्यात ज्या ट्रेडला जास्तीत जास्त स्टार मिळतात त्यांना आम्ही नंतर बक्षीस देऊन त्यांचा सन्मान करत असतो. याच्यातून प्रत्येक ट्रेडच्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या इन्स्ट्रक्टर्सना प्रेरणा मिळते की आपलं अटेंडन्स चांगलं असावं. अर्थातच त्याचे फायदे अनेक आहेत. अभ्यास चांगल्या पद्धतीने कळेल आणि मार्क्स चांगले पडतील त्यांना आणि आयुष्यामध्ये ते यशस्वी होतील. तो या महीने या इस महीने का जो ज़्यादा से ज़्यादा जिस ट्रेड को स्टार्स मिले हैं उस ट्रेड का नाम है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर. मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय असद सिद्दीकी सर और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे वो सब स्टेज पर आए. ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर. धन्यवाद सर. कॉन्ग्रेचुलेशन असं सर. अभी जिस बात का इंतज़ार है वो घड़ी अभी आ चुकी है. हमें वाव, ये दुग्धशर्करा योग आहे आज आपल्या बरोबर आदरणीय डेप्युटी डायरेक्टर नितीन निकम सर पण उपस्थित आहेत. उत्स्फूर्तपणे त्यांची इच्छा आहे की मला मुलांसमोर काहीतरी बोलायचं आहे. तर मी आमंत्रित करतो डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ DVT मुंबई आदरणीय नितीन निकम सर. थँक्यू सर. या कार्यक्रमाला एकपेक्षा होती माननीय संचालक दिगंबर दळवी साहेब, या संस्थेचे प्राचार्य फिरोज शेख सर, सर्व त्यांचे शिक्षक, सर्व ट्रस्टी आणि उपस्थित इथे सर्व आमचे प्रशिक्षणार्थी
मित्रमैत्रिणी, तर अहमद अब्दुल गरीब ITI इथे एक फेस्ट आयोजित केला आहे. वेळोवेळी या ITI आपण बघतो की विविध उपक्रम राबवले जात असतात. नवीन नवीन संकल्पना घेऊन तुमची जी टीम आहे ती येत असते. विद्यार्थ्यांना त्याचा कसा फायदा होईल या दृष्टीने नक्कीच त्यांचे जे काही प्रयत्न आहे ते कौतुकास्पद आहे. तर ITI बद्दल बोलायचं झाल्यास तर आपल्याला सांगण्याची गरज नाही. ज्या अर्थी आपण ITI ला ॲडमिशन घेतलेलं आहे तो आपको सबको पता है कि ये जो एडमिशन लिया है तो इसका कुछ फ़ायदा है. BA BCom BSc और बाकी जो चीज़ें हैं उससे ITI का जो फ़ायदा क्या है ये आपको पता चला है, इसलिए आपने एडमिशन लिया है. तो ये कोर्स है ITI सब्जेक्ट से कि इस ITI कोर्स से ऑलमोस्ट 100% आपको एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है. तो खुद का कुछ कारोबार शुरू कर सकते हैं या इधर भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या विदेश में. तो एक कोर्स ऐसा है कि इसमें विदेश में भी इसको मान्यता है. तो आपके इधर भी बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से जाते रहेंगे. पहले पेपर में था उधर भी बहुत सारे बच्चे हमारे जो है उधर फॉरेन गल्फ कंट्रीज में जाते हैं. तो महाराष्ट्र शासन का ये प्रयास है कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट में भी अपने ऑलमोस्ट 470 417 ITI कार्यरत है. ऑलमोस्ट एवरी तालुका में कार्यरत है और अपने करीबन 600 प्राइवेट ITI अलग से चलते हैं. तो इसमें ऐसा है जैसे जैसे अभी इसकी संख्या बढ़ रही है तो हमारा तो एक कहना है हमारे डायरेक्टर सर का कि अभी संख्या तो बहुत सारी बढ़ चुकी है और भी बढ़ रहे हैं. नए एप्लीकेशन ITI में आते हैं लेकिन इसका क्वालिटी जब तक सुधारता नहीं है क्वालिटी तब तक बच्चों को इसका लाभ होगा. तो इस बात को लेके हमारा वही कंसर्न है कि ऐसे जो टेक फेस्ट रहे या अलग अलग प्रोग्राम से बच्चों का जो सेल्फ डेवलपमेंट है, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा के बच्चों को अगर हम लोग आगे लाते हैं तो निश्चित तौर से ITI का जो बच्चा है तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उतना नहीं, उसको एक रिस्पेक्ट और अच्छी सैलरी या अच्छी आमदनी उसकी हो सकती है. तो ये प्रयास लेके मैं कहना चाहता हूँ कि अहमद अब्दुल गरीब ITI ये बहुत दिनों से बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है. तो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है. आपका जितना जितना अलग अलग यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपको है मेरे ख्याल से इधर इंटरव्यू होते हैं अप्रेंटिस का भी अच्छी तरह से मिल रही है और आगे भी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अच्छा आपको अलग टाटा का मेरे को यहाँ दिख रहा है, L&T का लोगो लगाया हुआ है, सीमेंस का लगाया हुआ है. तो ये ITI से आप जुड़े हुए हो तो ऑलमोस्ट आपका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है. और बाद में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, रेलवे है या दूसरे जो कुछ कॉरपोरेशन है उसमें भी ITI के बच्चों को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है. उसका भी लाभ आप ले सकते हैं. उसके बारे में भी अगर ITI आपको कुछ अलग से गाइडेंस करेंगे तो उसमें भी आप जा सकते हैं. तो इस तरह से मुझे लगता है कि आगे चल के ये ITI और बढ़ेगा. इसमें आपको अलग अलग मार्गदर्शन और आप इस तरह से टेक फेस्ट वगैरह से लेके नया कुछ इसमें बच्चों में एक नई सोच आएगी. कुछ अभी हम लोग उड़ीसा गए थे अभी बीच में तो वहाँ ITI ने पेटेंट लिए है. कुछ ITI पेटेंट आपको पता रहेगा कि वो जो चीज़ बनाते हैं वो पेटेंट लेने के बाद आपके परमिशन के बिना कोई भी वो चीज़ बना नहीं सकता है. अलग उससे टोटली न्यू आइडिया. ऐसी आइडिया वैसे भी आपके यहाँ से भी ऐसा हो सकता है अगर बच्चों को टेक फेस्ट से कुछ अलग मिले कि हमारा कुछ बड़े बड़े इसमें इनोवेशन नहीं लगाने पड़ते कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं, एग्रीकल्चर है या घर में भी कुछ हम चीज़ करते हैं तो वो चीज़ को अगर इजीली कैसे कर सकते हैं ऐसा सिर्फ उसमें न्यू आइडिया लगता है पेटेंट के लिए. तो वो हिसाब से भी बच्चे अगर आगे सोचेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ से भी कम से कम एक पेटेंट भी लेने को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो वो हिसाब से मैं सब इंस्ट्रक्टर्स और जो
के है प्रिंसिपल, उनको ये भी एक आह्वान करता हूँ कि इस तरह से भी सोच के अलग से हो सकता है। और इसी तरह से अभी आपकी एग्ज़ाम भी आ रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार रहोगे। तो बिना हिचकिचाहट आप अच्छी तरह एग्ज़ाम देना, उसके लिए भी आपको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये जो 3 दिन का टेक फेस्ट हो रहा है, उसके लिए भी शुभकामनाएँ देता हूँ। और आगे अब्दुल गरीब आइडिया के आगे उनकी प्रोग्रेस के लिए मैं शुभकामनाएँ प्रकट करता हूँ। और मेरे दोस्तों खूपच छान मार्गदर्शन, धन्यवाद। देखा यहाँ पर जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं ना, कुछ आए हैं, कुछ लाए गए हैं। मतलब अपने पेरेंट्स ने बोला कि चल ITI कर, तो चलो ठीक है, पेरेंट्स का कहाँ माना है। कुछ एक्सीडेंटली आए, किसी दोस्त के साथ आगे हो गए। लेकिन ये स्पीच सुनने के बाद आपको यकीन हुआ रहेगा कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ना कि इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आप अपना करियर बना सकते हो। प्राइवेट एज वेल एज आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो। सिर्फ आप में वो इच्छा होनी चाहिए। और जैसे कि निगम सर ने आज अभी बताया कि पेटेंट्स की बात, बिल्कुल सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो खुद का पेटेंट करेंगे, बनाएंगे, मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे जिसका पेटेंट लेंगे, संशोधक भी बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल। अभी आगे चलते हैं। जो शख्स यहाँ पर खड़े होने वाले, आपको जो मार्गदर्शन देने वाले हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। अभी तो थोड़ी तारीफ मैंने की है, लेकिन अभी बैठे बैठे मुझे एक श्लोक याद आ गया, तो इनके लिए वो मैंने ख्याल से एकदम परफेक्ट है। चंद्रमेजे अलांछना मार्तंड जे तापहीन, चंद्रमेजे अलांछना मार्तंड जे तापहीन, मतलब चांद है, चंद्रमेजे अलांछना चांद है, लेकिन उन पर कोई भी दाग नहीं। मार्तंड जे तापहीन, मार्तंड यानी सूरज, सूरज है लेकिन ताप नहीं है, आग नहीं। ऐसी जबरदस्त शख्स को मैं आमंत्रित करता हूँ आप सारे स्टूडेंट को मार्गदर्शन करने के लिए। आदरणीय दिगंबर दळवी साहब। अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य, उनका जो इस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं सभी सम्मानीय इंस्ट्रक्टरगण, मेरे साथ आए हुए मेरे कलीग्स, नितिन निकम जो हमारे यहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर करके काम कर रहे हैं अभी, और माय डियर फ्रेंड्स, सभी मेरे जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र हैं, आज के दिन जो आपके इंस्टीट्यूट में जो फेस्टिवल होने वाला है, टेक्निकल फेस्टिवल होने वाला है, उस फेस्टिवल के लिए आपको मैं शुभकामना देता हूँ और आपकी सराहना करता हूँ कि ITI के लिए जिन चीज़ की ज़रूरत है, जो ITI का करिकुलम का जो इंटीग्रल पार्ट है, वो पार्ट आज आप पूरा करने जा रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हो। तो आपको सबको मैं बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ। और ऐसे ही प्रोग्राम अगर हम पूरे इंस्टीट्यूट में पूरे वर्ष पर अगर हम सेलिब्रेट करेंगे, उसका आयोजन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सभी को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और आपके बीच में इसका कंपटीशन भी होने वाला है। हर ट्रेड का बच्चा कंपटीशन में कुछ ना कुछ करने का उम्मीद रखता है, वो कर लेता है,
इसलिए आपका स्किल बढ़ाने में भी उसकी मदद होने वाली है। आपको मालूम होगा बहुत दिनों से आपके प्रिंसिपल और स्टाफ मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक बार आप हमारे आईटीआई में आ जाइए, देखिए हम लोग क्या करते हैं। पिछले बार में जब हमारे मिनिस्टर साहब ने विजिट किया था इस आईटीआई में, उस दिन भी मुझे आना था लेकिन कुछ इमरजेंसी कारण मैं नहीं आ पाया। लेकिन जैसा इन लोगों ने मुझे फोन किया कि सर हम टेक्निकल फेस्टिवल लेने वाले हैं और आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आना है, विजिट करना है, तो मैंने इनको एक ही बात कही, अगर 100% अगर मुझे आना है तो आप छुट्टी के दिन में ये प्रोग्राम रखिए, क्योंकि वर्किंग डे में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। अगर मैं वादा करता हूँ कि आने का, लेकिन कुछ ना कुछ मीटिंग निकलेगी, कुछ इमरजेंसी निकलेगी और मुझे कहना पड़ेगा आई एम सॉरी आई कैन नॉट अटेंड प्रोग्राम। तो उन्होंने जानबूझ के इस प्रोग्राम का जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है या पहला दिन है, वो आज छुट्टी के दिन रखा, इसलिए मुझे आने का यह मौका मिला। इसलिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ और आपको धन्यवाद। दोस्तों, हम लोग सभी यहाँ एक मकसद से आए हैं और हमें कुछ यहाँ आने के लिए कहीं ना कहीं से तो भी प्रेरणा मिली है। ऐसे ही चलो आइडिया है, उसमें एडमिशन नहीं है, ले लो, ये सोच के आप लोग नहीं आए। आप लोग कुछ उम्मीद लेके आए हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, उनका कोई सपना होगा आपको यहाँ भेजने का। वैसे तो हर माँ बाप का अपना एक सपना होता है, वो बच्चे को कहीं पर भी भेजे, तो उसकी एक उम्मीद होती है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ बने। आज आप इस आईटीआई में आए, आपने एडमिशन लिया, तो आपको कुछ ना कुछ करने की तो एक उम्मीद होगी कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है ये बहुत बार आप सोच नहीं सकते या सोच नहीं पाते, या आपके पास सोचने के लिए उतना वक्त नहीं होता है, या कुछ आइडिया नहीं होती कि क्या करें क्या न करें। और इसीलिए पूरे साल में आईटीआई में इंडस्ट्री के कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लेक्चर्स आयोजित करना, दूसरे लोगों को बुलाना, उनके एक्सपीरियंस शेयर करना, ये बहुत जरूरी होता है आईटीआई के लिए। आपने देखा होगा कि गए कुछ 5-10 साल से हमारे भारत देश में कुछ 2-3 चीजों का बहुत जिक्र हो रहा है। उसमें एक है डिजिटल इंडिया, जो हम बार बार सुनते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो। तो ये डिजिटल इंडिया क्या है? दूसरी एक बात हम आम रूप से सुनते हैं, देखते हैं, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया उस नाम से पोर्टल भी है, स्किल इंडिया नाम का। वो स्किल इंडिया क्या है? और तीसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पे हम हर बार सोचते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये तीनों चीजें क्या है और इसका अर्थ क्या है? ये तीनों चीजों को ये हम आईटीआई के स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है। एक बार अगर इस चीज का आपको मीनिंग समझा, अर्थ समझा, तो मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि या सही होगा कि मैं इस जगह एडमिशन लिया, इस आईटीआई में आया, तो मैंने सही निर्णय लिया और मैं सही जगह पे यहाँ खड़ा हूं। पहली बात करते हैं हम डिजिटल इंडिया। आज आपको मालूम है कि कई दिनों से भारत में हर चीज डिजिटल होने लगी है। जब भी हम डिजिटल बोलते हैं तो जैसे आधार कार्ड जैसी बात है, पूरा डिजिटल हो गया। आप एक नंबर डालिए, आपको हर चीज मिलेगी। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आपको कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है। आपका एड्रेस होगा, आपकी आइडेंटिटी होगी, आपका कुछ होगा। आप सिम कार्ड खरीदने जाओ, आप सिम नंबर बताओ, आपका थम्स लगाओ, रेटिना लगाओ, आपको नंबर मिलेगा। पहले आपने देखा होगा 5 साल के पहले
कि आपको अगर सिम कार्ड लेना है तो आपको 3-4 डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, फोटो देना पड़ता था, आपको आपका एड्रेस प्रूफ का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्यूज, इतने सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। उसके बाद में भी एक आदमी को दूसरे नाम का सिम मिलता था, दूसरे को तीसरे नाम का सिम मिलता था, ये आपने देखा होगा। लेकिन आप मार्केट में गए तो आज 5 मिनट में आपको सिम मिलता है, जस्ट आपका आधार कार्ड दीजिए। बिकॉज जो प्रक्रिया थी वो सर्टिफिकेट की वो डिजिटल हो गई है। आपका पूरा डेटा जो है वो एक पोर्टल पे डिजिटल फॉर्म में पूरा स्टोर हुआ है। जस्ट वो शॉप में आपका एक फोटो लेते हैं और वो फोटो आपका जो डेटा उसमें स्टोर है पोर्टल में उसके साथ में मैच करते हैं और आपका OTP आता है कि यस मैच हो गया, वो OTP डाला के आपको सिम मिल जाता है। आपने देखा होगा कि RTO का अपना जो लाइसेंस है वो भी आपको एक चीप बेस पे एक आइडेंटिटी कार्ड के स्वरूप में मिलता है। आप कहीं पर भी गए तो भी आपकी आइडेंटिटी आपके पास रहती है। और अभी तो ऐसा भी रूल निकाला है गवर्नमेंट ने कि ये सब चीजें अपने पास में कागज के स्वरूप में रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। आपको मालूम होगा कि डिजी लॉक करके ये गवर्नमेंट के अप्रूव एक पोर्टल टाइप का ऐप टाइप का एक है कि उस डिजी लॉक में आप अगर आपका आधार नंबर डाला तो पूरा सेव होके उसमें रहता है। आपके मोबाइल में आप कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर आपने कि जब कोई ट्रैफिक पुलिस ने आपको पूछा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बताए, बस आपका मोबाइल निकाले, मुझे डिजी लॉक में जाइए, वो बताइए, बस इट इज वैलिड। अगर आप वैसे मोबाइल में आपके लाइसेंस का फोटो देते हैं इट इज नॉट वैलिड, उसमें क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन अगर आप डिजी लॉक में जाके उसको बताते हैं कि ये मेरा लाइसेंस है, इट इज अ वैलिड। तो ये हो गया आपका डिजिटल जो परफॉर्मेंस है डिजिटल के, ये हर चीज अभी डिजिटल होने जा रही है। चाहे आपकी लाइब्रेरी हो, आपको कोई भी बुक हो, आज आपको अवेलेबल होगा एक क्लिक पे। आपको ढेर सारी बातें गूगल पे मिलेगी। अगर कोई टीचर्स है, अगर कल पढ़ाना चाहता है कि कोई, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हो और कल टीचर पढ़ाने वाला है आपको डीसी मोटर या उसकी वाइंडिंग, डीसी शंट मोटर पढ़ाने वाले या डीसी सीरीज मोटर पढ़ाने वाले या और कोई आपको जनरेटर पढ़ाने वाले या ट्रांसफार्मर पढ़ाने वाले, उसमें कोई OC टेस्ट होगी, AC टेस्ट होगी, वो पढ़ाने जा रहे हैं। आज आप गूगल में जाके वो सिर्फ ट्रांसफार्मर OC टेस्ट डालो तो आपको पूरी उसकी जानकारी मिल जाती है। हमारे समय में जब हमने इंजीनियरिंग किया, 84 to 88 में मैंने इंजीनियरिंग किया, हमारे समय में जब तक हम क्लास में जाते नहीं थे तब तक क्या टीचर पढ़ाएगा, क्या बातें होंगी, क्या टॉपिक होगा, हमें पता ही नहीं चलता। आज अगर हमारे सिलेबस में कोई चीज लिखी है तो आप कोई भी गूगल पे जाओ, कोई भी पोर्टल पे जाओ, कोई भी वेबसाइट पे जाओ, आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। तो आप पहले दिन थोड़ा पढ़ के अगर आप दूसरे दिन गए तो टीचर ने जितना भी पढ़ाया, मतलब इसमें भी दो तीन टाइप के टीचर होते हैं। ये आप सभी को मालूम है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, टीचर को भी मालूम है। एक टीचर ऐसा होता है कि उसको ज्ञान बोध होता है, बराबर है, पूरे यूनिवर्सल का ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान आपको ट्रांसफर कर नहीं पाता, बराबर है। क्योंकि एक चीज कैसी बताना और कम से कम टाइम में बताना, उसको वो समझ नहीं पाता। ज्ञान बहुत है उसके पास में, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्किल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज, उसको उतने बड़े पैमाने पे नहीं जमता है। दूसरे कोई टीचर होते हैं, उनका ज्ञान कम रहता है, उसी फील्ड में रहता है, लेकिन वो इतना अच्छा परफेक्टली आपको बताते हैं कि आपको पूरा समझ में आता है। ऐसे आपके साथ भी होता है, हमारे साथ में भी हुआ, सबके साथ होता है। इसीलिए वो जो अच्छे टीचर रहते हैं वो ख्याल में रहते हैं कि नहीं यार उसने तो एक बार पढ़ाया तो पूरा फीड बन जाता था, बराबर है। और वो टीचर क्या बोलता था वो तो आज तक मुझे नहीं समझा कि उसने क्या बोला था। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि
आज अगर इतना नॉलेज अवेलेबल है हर वेबसाइट पे साइट पे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि कल मुझे अगर कुछ पढ़ना है या कल मेरे टीचर कुछ पढ़ाने वाले हैं, आज अगर मैं 1 घंटा आधा घंटा उस चीज को देता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे दिन जब टीचर आप पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, तब आपको पूरी बात को समझ में आएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि टीचर ने पढ़ाने के बाद में आप पढ़ो, मैं तो आज के डेट में ये बोलता हूं कि आप टीचर से पढ़ाने के पहले अगर आप मतलब कल जो होने वाला है, अगर आप आज ही उसका थोड़ा 1 घंटा देख लेते हैं, तो मेरा वादा है आपको 100% वो समझ में आएगा, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आज की जरूरत है कि कल होने वाली चीज को आज करें। हमारे समय में आज होने वाली चीज को कल करना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरेशन, आप इसको बोलते हैं कि हमारे जमाने में और आपके जमाने में इतना फर्क होता है कि हम तो कल उस समय देखते थे कि आज जब पढ़ते थे तब हम कल देखते थे। आप तो कल को आज ही देख रहे हैं, कल टीचर क्या पढ़ाने वाला आज ही मेरे पास में है। अगर आप इस चीज को देखते हैं, इस चीज को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ज्ञान जो है या आपकी जो समझदारी है वो सबसे अच्छी हो सकती है। दूसरी बात जो है, हम लोग कहते हैं कि स्किल इंडिया। स्किल इंडिया क्या है? स्किल इंडिया ये है कि हमारे देश में जो नौजवान है या हर आदमी की एक उम्र होती है, ग्रुप ऑफ द पीपल्स। जैसे कि हमारी इंडिया है, तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका जो परसेंटेज है यूथ का, यंग जनरेशन का, मतलब अप टू 40 बोलो, ये अप टू 40 वाले हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग हैं, परसेंटेज उसका ज्यादा है। अगर आप दूसरे देश में गए तो उनके यहाँ नौजवान कब है, बूढ़े लोग या सीनियर सिटीजन से ज्यादा है। इसलिए उनके कंट्री में काम करने वाले नौजवान की बहुत कमी है और हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सेस है। तो इसमें 2 चीजें हैं कि अगर हम स्किल इंडिया का एक मूवमेंट चलाते हैं, तो हमारे जितने भी नौजवान हैं उनको अगर हम स्किल देते हैं, या तो वो अपने देश के बाहर जाके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास में देश स्किल है तो, या हमारे इंडिया में जो युवा है उसको अगर हमने स्किल दिया, उसको रोजगार मिलेगा, उसका खुद का कोई बिजनेस शुरू होगा, उसका कोई जॉब शुरू कर सकते हैं, उसका कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज के इस स्किल की जरूरत है। अब स्किल बोलने के बाद में ये नहीं होता है कि कोई फिटर करे, इलेक्ट्रिशियन करे या ड्राफ्टर मैकेनिक करे। स्किल मीन्स अक्रॉस द जॉब। तो उसमें अगर कोई रिटेलर है तो उसमें मार्केटिंग का स्किल चाहिए, उसको सेल्समैन का स्किल चाहिए, उसको ग्राहक के साथ कैसे बातचीत करना चाहिए, बराबर है। अगर कोई आप दुकान में जाते हैं, आपने देखा होगा कोई चीज खरीदना है, तो आपको अलग अलग टाइप के लोग सेल्समैन साथ मार्केटिंग वाले दिखते होंगे। कोई ऐसा होगा कि उसको दिखाने की बहुत मतलब तकलीफ लगती है उसको, अगर उसको बोला कि नहीं ये नहीं पसंद, तो बोलता है यार फिर आपको कौन सी चीज चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताया। कोई सेल्समैन आपने देखा होगा कि बोलता अच्छा ये नहीं है क्या, हमारे पास और दूसरी है, और बताता प्यार से बताएगा। तो ये जो चीज है कम्युनिकेशन वाली, विद आल्सो ये मार्केटिंग एंड सेल्समैन स्किल। तो स्किल का जो दायरा है बहुत बड़ा है। उसमें 2 टाइप के स्किल है, एक तो सॉफ्ट स्किल बोल सकते हैं जिसमें हम संभाषण कौशल्य बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बोल सकते हैं, लीडरशिप स्किल बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने का, इंट्रापर्सनल जो रिलेशन होता है वो स्किल होते हैं, जिसको हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। जैसे कि होटल इंडस्ट्री, अब वेटर को कौन सा स्किल चाहिए? अगर कोई होटल को या आपका एक होटल है ऐसा समझो ना, आपको एक वेटर रखना है, आप उस वेटर में क्या ढूंढेंगे कि मुझे कैसा आदमी चाहिए, क्या चीज देखेंगे बताओ मुझे। अगर
मेरी एक होटल है और मुझे एक वेटर को अपॉइंट करना है, तो मैं क्या उम्मीद रखता हूं उस आदमी से कि मुझे ऐसा आदमी चाहिए। तुम इतना बोलेंगे कि भाई वो आदमी ऐसा चाहिए, या तो उसने हर चीज को हाँ बोलना चाहिए, दूसरी बात वो पोलाइट होना चाहिए, उसके बाद उसने ये नहीं बोलना चाहिए कि वहां भी टाइम समाप्त हो गया, मैं घर जा रहा हूं, भले ही ग्राहक बैठे रहे होटल में। तो उसको जो है वो सॉफ्ट स्किल की बहुत जरूरत होती है, उसको बाकी नॉलेज की कोई जरूरत नहीं होती, बराबर है। आज इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? अब ITI से आप कुछ चंद चीजें सीख भी लेंगे, स्किल आप देख भी लेंगे, कर भी लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत जो इंडस्ट्री की है वो सॉफ्ट स्किल की भी है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इसलिए आज हम ITI में ये जो स्किल आपकी हैंड ऑन स्किल जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ में हम सॉफ्ट स्किल भी लड़कों को पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका आयुष्य जो है, आपका जो लाइफ है वो अच्छा हो जाए। तो स्किल इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि हम इस भारत देश के ज्यादा से ज्यादा युवकों को स्किल दें। अब तीसरी बात है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई जापान की कंपनी है, कोई US की कंपनी है, कोई चाइना की कंपनी है, हम लोग क्या बोलेंगे उनको? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अभी हमारा कंप्यूटर है और कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है वो तो हम बनाते नहीं, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं। वो टेक्नोलॉजी समझ US के पास में, जापान के पास में, बराबर है। तो हम आज क्या कर रहे हैं कि वो सब चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जो भी चीजें हम बाहर से, अब देखो कि आपने देखा होगा कि बाहर के कंट्री से कितने सारे कंटेनर हमारे इंडिया में आते हैं। तो ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं, बराबर है। ये मेक इन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि हम जापान के लोगों को बोले कि आप अपने टेक्नोलॉजी लेके आओ। क्या लेके आओ? टेक्नोलॉजी। और हमारे यहाँ पर आप इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करो। अब जापान से तो टेक्नोलॉजी आएगी और हम जगह भी दे देंगे, उनका वर्कशॉप भी बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन उसमें काम करने वाले आदमी को जापान से नहीं ला सकते। वो आदमी कहाँ से मिलेगा? वो आदमी हमारे इंडिया का रहेगा। दैट इज ए मेक इन इंडिया। क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए हमारे पास में स्किल मैन पावर चाहिए। वो स्किल मैन पावर तैयार करने का काम जो है वो हम लोग, हमारे देश से जो डिपार्टमेंट है स्किल डिपार्टमेंट, वो कर रहे हैं, आपकी ITI कर रही है, ये इसका दायरा है। और अभी ऐसी सब टेक्नोलॉजी दुनिया की इंडिया में आ रही है और इंडिया में बड़ी बड़ी अभी फैक्ट्री बन रही है और सब इंडिया में मेक इन इंडिया हो रहा है। ये होने के लिए हमें स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है। और इसलिए आज अगर आपने देखा होगा तो हर आदमी, कोई भी वो राजनीतिक आदमी हो, चाहे वो एकेडमिशियन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो एक ही बात करता है स्किल की। वो बोलता है कि भाई स्किल होना चाहिए, स्किल बढ़ना चाहिए, स्किल के लिए दायरा बढ़ा है। और इसलिए आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र में अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास में 419 ITI गवर्नमेंट, हर तालुका में ITI, 2-2 ITI कई जगह, बड़ी बड़ी ITI है। और हमारे पास में 550 से ज्यादा प्राइवेट ITI भी है। अब जब सभी ITI चल रही है तो कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट को जॉब मिल रहा होगा। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि स्टूडेंट को आज अगर 15,000 रुपये मिल रहा है तो उसको 20,000 कैसे मिले, उसको 25,000 कैसे मिले? तो उसके लिए एक क्वालिटी ट्रेनिंग। ये नहीं है कि आज हमारी जो सिस्टम है जिसमें BA, BCom
ये सब लोग पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि हमने बहुत सारे बीकॉम लोग देखे हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन बैंक में अगर एक ड्राफ्ट भी निकालना है तो दूसरे को पूछते हैं कि ये फॉर्म कैसा भरा जाए, बराबर है? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं मिलता है। वो किताब में पढ़ते हैं कि ड्राफ्ट होता है, चेकबुक होता है, ये होता है, लेकिन अगर कोई एक बीकॉम का बंदा है, उसको अगर बोला कि जा भाई ये डीडी बना के ला, तो वहां जाके किसी और को पूछता है कि इसमें क्या बनना है, कैसा बनना चाहिए। दैट्स वाई दे आर फेल इन लाइफ। अगर हमारा इंडिया का बच्चा कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कर रहा है और वो उसका 1 साल पूरा हो गया, 1.5 साल पूरा हो गया, और उसके घर का फ्यूज गया सब, और वो गए कि नहीं किसी वायरमैन को 200 रुपए दे के पकड़ के लाए और अपना फ्यूज चेंज किए, तो वो जो बीकॉम वाला ड्राफ्ट दूसरे के सहयोग से भर रहा है, वही चीज आप कर रहे हैं। तो ये ऐसा ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए। ये ट्रेनिंग तो ये होना चाहिए कि भाई आपके पास में जो हुनर आया है, आपने जो ट्रेनिंग लिया है, उसका इस्तेमाल हो। भाई तो होता है कि कोई इलेक्ट्रिशियन का बच्चा है और उसका जो पूरा एरिया है, वो पूरे एरिया में उसने वो काम करना चाहिए, पढ़ते पढ़ते भी करना चाहिए। अब देखो कि इलेक्ट्रिशियन में जनरली ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड में या काम में क्या होता है, फ्यूज जाता है, कोई एक आधा बल्ब लगाना रहता है, कोई वायरिंग करने का रहता है, उसको बोलते हैं 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप पहले 6 महीने में पूरे आइडिया में इन बच्चों को ऐसा तैयार कर लेते हैं, बराबर है, हमारा 2 साल का सिलेबस है, वो चलते रहेगा। अगर हम पहले 6 साल में इलेक्ट्रिशियन के बच्चों को जो जरूरी चीजें हैं, जो हम 6 महीने में 3 महीने में बाहर पढ़ते हैं, अगर उतना हमको करा देते हैं, तो वो बच्चा अगले 1.5 साल में कमाते रहेगा, काम भी करते रहेगा और उसका हुनर भी बढ़ते रहेगा, और आपके आइडिया का 2 साल का कोर्स भी करेगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट का एडमिशन होता है, उसको 6 महीने आपका सिलेबस चलते रहेगा, लेकिन 6 महीने में उसको एक आप इलेक्ट्रिशियन, मिनी इलेक्ट्रिशियन जिसको बोलते हैं, वो तैयार करना चाहिए कि ताकि वो इंडिपेंडेंट काम करे, बराबर है? तो बच्चा कमाते भी रहेगा, उसका हुनर भी बढ़ते जाएगा, उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, और जब वो बाहर जाएगा तो वो रेडीमेड किसी भी इंडस्ट्री को मिलेगा, वो एक्सेप्टेंस उसका ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपका कोई कोपा का बच्चा है, उसको आप 2-3 महीने में पहले डाटा एंट्री ऑपरेशन पढ़ा दिया, उसका 1 साल का कोर्स चलते रहेगा, तो 1-2 महीने में ही वो अपना कामकाज शुरू कर सकता है। कहीं किसी का टाइपिंग का काम है, वो करा देगा, वर्ड में करा देगा, या बाकी माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड जो अपना पैकेज देता है उसमें करेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत जगह की जरूरत होती है उसमें करेगा, या वो पार्ट टाइम जॉब भी किसी ऑफिस में कर सकता है या आइडिया करने के बाद में, तो उसको एक जो कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई एम कर सकता हूँ, वो 1 साल में पूरे होगा। अगर कोई आपके पास में मोटर मैकेनिक का बच्चा है, उसको अगर आपने एक बेसिक चीजें 2-3 महीने में पहले पढ़ा दी कि भाई उसका टायर का हवा कितना रहता है, वो हवा कैसा भरना चाहिए, पीछे के चक्का का 34 रहता, 35 रहता, 32 रहता, कितना रहता है, बराबर है? या उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग कैसा करते हैं, उसको एक ग्रीस गन दे दिया कि ये पॉइंट है, चाप कैसा लगाते हैं, टायर कैसा रिमूव करते हैं, नट कैसे खोलते हैं, कैसे खोलना चाहिए, उसका स्किल है। टायर के नट खोलने का भी स्किल है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नया आदमी है, अगर आप मोटर मैकेनिक के बच्चे हैं और आपको कोई मतलब टायर चेंज करना है, पंचर हो गया है, और आप जाग लेके ढूंढ रहे कहाँ लगाओ अपने जैसे, तो वो आपका स्किल नहीं है। आपने तो ये देखना चाहिए क्या कैसे अपने में भी लगा दिया तो भी लगना चाहिए सही जगह, दैट इज द स्किल, बराबर है? अब नट तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन वो टाइम में बोलना चाहिए, 5 मिनट में बोलना चाहिए, दैट इज द स्किल। अगर दिन भर किसी को बोला नट खोलते बैठ, तो दिन भर में खोलते रहेगा, बराबर है? वो नट खोलने के बाद में कैसे रखना चाहिए, उसका भी एक टेक्निक है। तो 1 नंबर का नट खोल के बाजू में रख दिया, बाद में 6 नंबर पे लगा दिया, वो भी नहीं लगेगा, दैट इज द स्किल। वो अगर आप 2-3 महीने में पूरे बच्चों को जो गाड़ी का जनरल मेंटेनेंस होता है, ग्रीसिंग, ऑयलिंग,
ऑयल फिल्टर वगैरह वगैरह ये करने का, वो बच्चा कोई भी गैरेज में सैटरडे संडे जाके काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है। और आपका आइडिया होने तक वो हो सकता है वो टीचर से भी बड़ा बन जाएगा, कि वो काम कर रहा है, टीचर से पढ़ा रहा है, बराबर है। तो ये वैल्यू एडिशन जो है अभी ये सब अपने आइडिया में होना चाहिए। अभी हमारे टीचर क्या बोलते हैं, अगर उनको बोला ऐसा नहीं, वो अपना डीजीटी का सिलेबस है, उसमें लिखा है कि पहले सप्ताह में ये पढ़ाने का, दूसरे सप्ताह में वो पढ़ाने का, तीसरे सप्ताह में वो पढ़ाने का। एक महीना तो हमारा उसमें जाता है कि वो लेवल पढ़ाओ, टूल पढ़ाओ, वो करो, बराबर है, उसको कॉम्प्रेट करो, बराबर है। लेकिन बच्चों को पहले 2-4 महीने में इतना हुनर दे दो, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर में कि आइडिया में लड़के एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन 1 साल तक 10%, 12% ड्रॉप आउट हो जाता है, लड़के भाग जाते हैं। अगर आप इस टेक्निक से स्टूडेंट को तैयार करते हैं तो लड़का कभी 2 साल तक भागेगा नहीं। 10%, 12% से आपका 2%, 1% पे ड्रॉप आउट आ जाएगा। क्योंकि पूरे अगर 1 साल में 2 साल में बच्चों को लगेगा कि भाई आइडिया में तो मुझे मैं जा रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ तो घर में भी पढ़ सकता हूँ, बराबर है। अगर मेरे पास में कोई हुनर नहीं आ रहा है, मुझे तो एक बल्ब भी लगाना नहीं आ रहा, एक वायर पट्टी भी कैसे करना वो नहीं आ रहा, मुझे तो ड्रिल मशीन है लेकिन वो सीधा ड्रिल कैसा लगा दे वो भी नहीं आ रहा, ड्रिल मशीन पकड़ा तो मेरा हाथ पैर कपने लगता है। अगर ये होता है तो वो बच्चा जरूर आइडिया के बारे में सोचेगा कि मैं आइडिया में रहूँ या नहीं रहूँ। अगर आप उसको एम्पावर कर देते हैं, अगर उसको ये ढंग का स्किल दे देते हैं पहले, फिर 2 साल में उसका स्किल बढ़ाते जाने का। लेकिन उसका हम लोग क्या करते हैं अभी कि हमारे जो सिलेबस है, अभी मोटर मैकेनिक आप लोग सब पढ़ाते होंगे, कोई टीचर हो गया, कौन है यहाँ पर मोटर मैकेनिकल टीचर होंगे नहीं आप मोटर मैकेनिक जो भी हो। आप मुझे बताओ यहाँ स्टूडेंट होंगे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे यहाँ पर मोटर मैकेनिक में, मुझे बताओ कि ड्राइविंग की जो प्रैक्टिस है वो कौन से वीक में होती है? मुझे लगता है 86 वीक जो है, मतलब सेकंड ईयर का 52 के बाद के जो आता है, 86 to 1992 के बीच में हमारा मोटर ड्राइविंग है। तो बच्चों को 1.5 साल तक वेट करना पड़ता है वो ड्राइविंग सीखने के लिए, बराबर है। तब तक वो गाड़ी को हाथ लगाने के लिए भी डरता है, उसको लगा कि भाई यहाँ से गाड़ी थोड़ा 50 फीट उधर लगा के पार कर ले, तो उसको मालूम ही नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो 86 to 90 का जो सिलेबस है, जो 1.5 साल के बाद में सब बच्चों को आप ड्राइविंग पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप पहले 4 महीने में इनका ड्राइविंग खत्म कर देते तो आपका बच्चा 4 महीने में ड्राइवर तो बन जाएगा। अब रही बात कि भाई लाइसेंस है, उसको 16 साल चाहिए, 18 साल चाहिए, वो करें। अब हम पढ़ा तो सकते हैं ना उसको। तो आपकी जो तकलीफ है, जो हमारी भी तकलीफ है कि गाड़ी एक जगह पड़ी रहती है, उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। वो लड़के को इतना तो जरूर लगेगा कि साला मैं ड्राइवर तो बन गया, मुझे ड्राइविंग तो आती है, वो स्टीयरिंग पे बैठेगा, आगे पीछे करेगा, टीचर को भी हेल्प करेगा। अगर किसी की मतलब लाइसेंस लेने की उम्र अगर हो गई तो उसको लाइसेंस भी हम दे सकते हैं, तो वो अपने आप में रोजगार में ढूंढ लेगा। कोई सैटरडे संडे कोई ट्रिप करना है तो पैसे भी कमा लेगा, इमरजेंसी में काम भी कर सकता है। तो इस ढंग से अपने से इस पर सोचना बहुत जरूरी है कि हम कैसा वेल्डिंग है आपके पास, आप उसको जो भी मार्केट में देखो कि वेल्डिंग में तो हम बहुत सारी वेल्डिंग उसको सिखाते हैं, TIG, MIG से लेकर तो बहुत सारी, लेकिन जो वेल्डिंग मार्केट में लगती है कि जैसे डोर बनाना है, विंडो बनाना है, वेल्डिंग करना है, वही वेल्डिंग अगर उसको 1 महीना हमने पूरी सिखा दी तो बच्चा वेल्डर तो बन ही जाएगा आपका। उसके बाद में उसको वैल्यू एडिशन जितना देंगे आप दोगे। तो ये ढंग का थोड़ा सिलेबस का रिकैप्चरिंग करके अगर बच्चों को हमने दिया तो मुझे लगता है कि हमारा जो स्किल इंडिया का काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। लड़कों को पढ़ते पढ़ते थोड़ा कमाने का भी साधन मिल जाएगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका भी थोड़ा लोड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा और ज्ञानी और स्किल वाला तैयार हो जाएगा। तो
इस तरह से अगर हम आईटेक को रीसेट करते हैं हर ट्रेड में और बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं स्किल एक्सेप्ट करने में, तो मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा आईटेक का बच्चा चाहिए कि जिस दिन टीचर्स नहीं है उस दिन वो दुखी हो कि आज मेरा कार डूब गया, आज मेरा आईटेक हो गया। जिस दिन ये नौबत आईटेक में आएगी कि कोई टीचर्स नहीं है, उसकी क्लास नहीं हो रही है, उसके वजह से वो दुखी हो रहा है, वो दिन आईटेक में होना चाहिए। ये दिन नहीं होना चाहिए कि आज टीचर ने तो लड़का बहुत खुश हो गया कि चलो आज का शो देख लेते हैं, मजा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये तो होता ही है। आम बात में क्या होता है, कोई टीचर नहीं आया तो लड़के खुश हो जाते हैं, अच्छा यार, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो उनके जिंदगी का एक दिन कम कर रहे हैं। ये दिन 2 साल के बाद में कभी आने वाले नहीं है। और ये जो आपको पढ़ना है, ये 2 साल में 1 साल में आपको यहाँ पढ़ना है, तो जिंदगी का सिंपल फार्मूला है। बातें बहुत कर सकते हैं हम, लेकिन जिंदगी का एक सिंपल फार्मूला है। अगर 2 साल 1 साल आप यहाँ मेहनत करोगे तो जिंदगी भर आराम करेंगे। अगर आप 1 साल 2 साल यहाँ आराम करेंगे तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। ये 2 चीजें अगर आपने दिमाग में रखी तो मुझे लगता है कि आज के दिन में ये जो थॉट्स है और ये प्रोसीजर है, आइडिया का कल्चर और वर्किंग टाइप्स है, वो अगर हम रिस्ट्रक्चर करके और इसको इस ढंग से करते हैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेंगी कि यह सब चीज़ें पे गौर करिए। आपको अच्छा मौका है, मार्केट में आप सबसे ज़्यादा डिमांड स्किल वर्कर की है। मुझे आपको सिंपल तरीका बताऊँ। आज बम्बई में आप देखोगे कि जितने फ्लैट हैं, मकान है, हर मकान में कभी न कभी प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, हर मकान में कारपेंटर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, पेंटर की जरूरत पड़ती है, नहीं मिलता। आप देखो कि थोड़ा आपका नल लीक हो रहा है, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ता है, वो आदमी 300 रुपये लीड के लेता है, एक वाइसर 10 रुपये का डालता है, उसके 50 रुपये 100 रुपये अलग लेता है, लेकिन उसको आने जाने में आपको 300 रुपये देना पड़ता है। थोड़ा दरवाजा आपका नहीं लग रहा तो उसके लिए सेफ। और आपका इलेक्ट्रिकल का कोई एक 2 फुट में आपको एक पट्टी डालना है, वायर डालना है, एक बल्ब लगाना है, फैन का बंद लगाना है, स्टोरी